नमस्कार। आज हम JBS हाल्डेन के ऐसे निबंध द लॉज ऑफ नेचर को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। द फ्रेज अ लॉ ऑफ नेचर इज प्रोबेबली रेयरर इन मॉडर्न साइंटिफिक राइटिंग देन वॉज द केस सम जनरेशंस एगो। ये फ्रेज वाक्यांश, फ्रेज का मतलब वाक्यांश होता है। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम, ये वाक्यांश इज प्रोबेबली रेयरर इन मॉडर्न साइंटिफिक राइटिंग, संभवतः दुर्लभ है आधुनिक वैज्ञानिक लेखन में। देन वॉज द केस सम जनरेशंस एगो, जितना ये कुछ पीढ़ियों पहले हुआ करता था उससे ज्यादा आज दुर्लभ है। This is partly due to a very natural objection to the use of the word law in two different senses. ये आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि एक very natural objection, एक बड़ा स्वाभाविक ऐतराज है to the use of the word law. law यानी कि कानून शब्द के प्रयोग के ऊपर ऐतराज है इन टू डिफरेंट सेंसेस, दो भिन्न भिन्न अर्थों में। कानून शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, इस बात पर ऑब्जेक्शन है, इस बात का विरोध है। ह्यूमन सोसाइटीज हैव लॉज, मानव समाजों में कानून होते हैं। इन प्रिमिटिव सोसाइटीज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड कस्टम, आदिम समाजों में कानून और रीति रिवाजों के बीच कोई फर्क नहीं होता है। सम थिंग्स आर डन अदर्स आर नॉट, आदिम समाजों में कुछ काम किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते हैं। दिस इज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स, इसको वस्तुओं की प्रकृति का अंग माना जाता है। एंड जनरली एज एन अनऑल्टरेबल फैक्ट, और प्रायः इसको अपरिवर्तनशील तथ्य माना जाता है। इफ कस्टम्स चेंज, यदि रीति रिवाज बदलते हैं, द चेंज इज टू स्लो टू बी ऑब्जर्व्ड, तो परिवर्तन इतना धीमा होता है कि उसको देखा नहीं जा सकता। Later on, kings and prophets could promulgate new laws. बाद में ऐसा हुआ कि राजा या पैगंबर या पुजारी नए कानून बना सकते थे। But there was no way of revoking old ones. लेकिन पुराने कानूनों को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं था। Thus the unfortunate Jews, इसीलिए बेचारे यहूदी, if orthodox, यदि वो कट्टरवादी हैं या अपने धर्म को पूरी तरीके से पालन करने वाले हैं, stagger under a burden of law, वो कानूनों के बोझ के तले लड़खड़ाते हैं क्योंकि कानून बहुत ज़्यादा हैं, और यदि वो सभी कानूनों को मानते हैं तो वो बेचारे यहूदी सभी कानूनों के बोझ के तले लड़खड़ाते हैं। लॉ विच वॉज इंक्रीज्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाय इंजीनियस रबाइज, जो कि पिछले हजारों सालों से उनके रबाइज, उनके जो पुजारी हैं, उनके विद्वान पुजारी हैं, उन्होंने बनाए हैं। यानी एक रबाई ने एक कानून बनाया, दूसरे ने दूसरा बनाया, तो हजारों वर्षों में बढ़ते बढ़ते कानून का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि वो उनके तले दब गए हैं यहूदी लोग। द ग्रीक डेमोक्रेसीज मेड द ग्रेट एंड रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी, यूनानी डेमोक्रेसीज, जन प्रजातंत्र, तो यूनानी प्रजातंत्र में एक महान क्रांतिकारी खोज हुई, और वो खोज क्या थी?
दैट अ कम्युनिटी, कि एक समाज could consciously make new laws and repeal old ones, कि एक समाज कॉन्शियसली, सचेतन रूप से, जानबूझकर नए कानून बना सकता है एंड रिपील ओल्ड वंस, और पुराने कानूनों को समाप्त कर सकता है, निष्प्रभावी कर सकता है। सो फॉर अस, अतः हमारे लिए, अ ह्यूमन लॉ इज समथिंग, एक मानवीय कानून एक ऐसी वस्तु है विच इज वैलिड, जो प्रभावी है, ओनली ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, केवल कुछ ही लोगों के ऊपर, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, केवल कुछ ही निश्चित समय के लिए। यानी हमारे लिए कानून ऐसी चीज है जो हमेशा और हर आदमी पर लागू नहीं होता, बल्कि कुछ निश्चित समय के लिए और कुछ निश्चित लोगों के ऊपर ही लागू होता है। Some people also believe in divine laws, which hold for all men everywhere. कुछ लोग दैवीय कानूनों में भी विश्वास करते हैं जो सभी जगह सभी लोगों पर लागू होते हैं। The curious can consult a report. जो क्यूरियस लोग हैं, जो उत्सुक लोग हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं, वो एक रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और उस रिपोर्ट का नाम है किंडर्ड एंड एफिनिटी एज इम्पेडिमेंट्स टू मैरिज। किंडर्ड यानी रिश्तेदारी, एंड एफिनिटी समानता, एज इम्पेडिमेंट्स बाधाएं, टू मैरिज विवाह में। रिश्तेदारी और समानता विवाह में बाधाएं, रिश्तेदारियों में विवाह के लिए मना किया गया है, और एफिनिटी जो एक जैसे समान लोग हैं, एक ही जाति को या एक ही गोत्र को से बिलोंग करते हैं, उनमें विवाह की मनाही है। क्यों मनाही है, उसके पीछे कारण है। ये बात आपने भी सुनी होगी कि एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, रिश्तेदारों में विवाह नहीं हो सकता। बाय एंग्लिकन बिशप्स, अंग्रेज बिशप लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, एंड अदर्स, और दूसरों ने मिलकर, हु हैव ट्राइड टू सॉल्व द फैसिनेटिंग प्रॉब्लम ऑफ वेयर ह्यूमन लॉ एंड्स एंड डिवाइन लॉ बिगिंस एज रिगार्ड्स मैरिज विद रिलेटिव्स। उन्होंने इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की है, इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है कि वेयर ह्यूमन लॉ एंड्स, जहां मनुष्य का कानून समाप्त होता है, एंड डिवाइन लॉ बिगिंस, दैवीय कानून वहां प्रारंभ होता है, एज रिगार्ड्स मैरिज विद रिलेटिव्स, जहां तक रिश्तेदारों में विवाह का संबंध है। गॉड फॉरबिड्स यू टू मैरी योर सिस्टर, ईश्वर ने आपसे मना किया है कि आप अपनी बहन से विवाह नहीं कर सकते। इट एपियर्स, ऐसा लगता है, बट इट इज नॉट सो श्योर वेदर इट इज गॉड और मैन हु सेज यू मे नॉट मैरी योर नीस, लेकिन ये निश्चित नहीं मालूम कि ये ईश्वर ने कहा है या इंसान ने कहा है कि आप अपनी भतीजी से भी विवाह नहीं कर सकते। So many gods have issued so many different laws in the past. इतने ज़्यादा भगवानों ने, इतने ज़्यादा देवताओं ने अतीत में इतने ज़्यादा कानून बनाए हैं that a study of history makes the theory of divine law a little ridiculous. कि इतिहास का अध्ययन दैवीय कानूनों के अध्ययन को हास्यास्पद बना देता है। Just the same applies to the Stoic conception of a natural law incumbent on all men as men. यही बात लागू होती है, just the same applies, यही बात लागू होती है to the Stoic conception,
स्टोइक लोगों की विचारधारा पर। स्टोइक यूनान के एक दार्शनिक थे, स्टोइक विचारधारा को मानने वाले यूनान के दार्शनिक लोग थे, जो कि सुख दुख में समान रहने पर जोर देते थे। तो उस विचारधारा पर भी यही नियम लागू होता है। ऑफ अ नेचुरल लॉ इनकम्बेंट ऑन ऑल मैन एज मैन, जो मनुष्यों को मनुष्यों की तरह ही देखते हैं, यानी वो समानता में विश्वास करते हैं। सभी मनुष्य मनुष्य ही हैं और वो सभी परिस्थितियों में समान रहें, ये उनकी अवधारणा है। Even if such laws existed, they would not be eternal. यदि ऐसे नियम अस्तित्व में थे भी तो वो शाश्वत नहीं थे। For man has evolved and will evolve. क्योंकि मनुष्य विकसित होता रहा है और आगे भी विकसित होता रहेगा। Actually, they turn out merely to hold for a particular stage of social and economic development. वास्तव में ये सभी नियम एक विशेष सामाजिक और आर्थिक विकास की जो स्टेज होती हैं, जो समय होता है, उस पर लागू होते हैं। यानी सभी नियम सभी जगह और सभी समय पर लागू नहीं हो सकते, उनका एक विशेष टाइम पीरियड होता है, विशेष अवस्थाएं होती हैं। तो सामाजिक और आर्थिक विकास की विशेष अवस्थाओं में ही वो नियम लागू होते हैं। लॉज ऑफ नेचर हाउएवर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। प्रकृति के कानून हाउएवर किंतु आर नॉट कमांड्स आज्ञाएं नहीं हैं, बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट बल्कि तथ्यों का कथन है। द यूज ऑफ द सेम वर्ड इज अनफॉर्चुनेट। एक ही शब्द का प्रयोग दुर्भाग्यशाली है। इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर। ये बेहतर होगा यदि हम प्रकृति की समानताओं की बात करें। This would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver. इससे ये जो प्रारंभिक फैलेसी है, भूल है हमारी, कि हर कानून के पीछे कानून बनाने वाला होता है, ये भूल समाप्त हो जाएगी। Incidentally, it might just as well imply a पार्लियामेंट और सोवियत ऑफ एटम्स। यदि हम ऐसा करेंगे कि हर नियम के पीछे एक नियम बनाने वाला होता है, तो फिर तो परमाणुओं की भी एक संसद या सभा होनी चाहिए, क्योंकि परमाणुओं के भी कुछ नियम हैं, अणुओं के कुछ नियम हैं। तो यदि हम ये कहेंगे कि हर नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है, एक संसद होती है या एक सोवियत होती है, पार्लियामेंट होती है, तो फिर तो अणुओं की भी एक पार्लियामेंट होगी। बट द डिफरेंस बिटवीन द टू यूजेस ऑफ द वर्ड इज फंडामेंटल। लेकिन शब्द के दो प्रयोगों के बीच एक मौलिक अंतर है। इफ अ पीस ऑफ मैटर डज नॉट ओबे अ लॉ ऑफ नेचर, इट इज नॉट पनिश्ड। यदि कोई पदार्थ का भाग प्रकृति के कानूनों को नहीं मानता तो उसको दंड नहीं दिया जाता। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने 4 दाने बोए गेहूं के, उनमें से 3 दाने उगे, एक नहीं उगा, तो वो नियम के खिलाफ है। यदि दाने बोए गए हैं तो उगना चाहिए पौधा, लेकिन एक दाना अगर नहीं उगा तो आप उसको दंड नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य इसका यही है, इफ अ पीस ऑफ मैटर डज नॉट ओबे अ लॉ ऑफ नेचर। यदि कोई पदार्थ प्रकृति के नियम का पालन नहीं करता, इट इज नॉट पनिश्ड, तो उसको दंड नहीं दिया जाता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वी से दैट द लॉ हैज बीन इनकरेक्टली स्टेटेड। इसके बजाय हम ये कहते हैं कि भाई ये कानून ही गलत है कि हर गेहूं के दाने को उगना चाहिए। यदि वो बोया गया है तो हर दाने में से पौधा निकलना चाहिए, ये नियम ही गलत है। हम ये कहेंगे, हम गेहूं के दाने को तो दंड नहीं देंगे।
It is quite probable that every law of nature so far stated has been stated incorrectly. और यदि यही बात आगे बढ़ाई जाए, इसी को परस्यू किया जाए, तो ये साबित हो जाएगा कि प्रकृति के जितने भी नियम हैं वो सभी एवरी लॉ ऑफ नेचर हैज़ बीन स्टेटेड इनकरेक्टली. हर नियम गलत है, हर नियम अशुद्ध है, इनकरेक्टली उसको कहा गया है. कहीं ना कहीं हर नियम गलत साबित हो जाएगा. सर्टेनली मैनी ऑफ देम हैव, और निश्चय ही बहुत से नियम गलत साबित हो भी चुके हैं. Nevertheless, these inaccurately stated laws are of immense practical and theoretical value. लेकिन ये जो नियम हैं, भले ही वो अशुद्ध हों, अशुद्ध तरीके से बनाए गए हों, कहे गए हों, लेकिन उनका बहुत इमेंस मीन्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, व्यावहारिक और थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक वैल्यू, महत्व है. यानी नियम, जितने भी प्रकृति के नियम बनाए गए हैं, हो सकता है उनमें अशुद्धि हो या वो एक्यूरेट ना हो, इनएक्यूरेट हो, लेकिन उनका बहुत व्यावहारिक और सैद्धांतिक महत्व है. वो व्यावहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. दे फॉल इनटू टू क्लासेस, वो दो श्रेणियों में आते हैं, दो प्रकार के होते हैं. क्वालिटेटिव लॉज, गुणात्मक कानून, सच एज ऑल एनिमल्स विद फेदर्स हैव बीक्स, जैसे कि ये नियम हैं कि सभी परों वाले जानवर चोंच रखते हैं. जिन जानवरों के पर होते हैं उनके चोंच होती है. तो ये नियम गुणात्मक है, गुण बताता है, क्वालिटेटिव है. एंड क्वांटिटेटिव लॉज, कुछ मात्रात्मक कानून हैं जो क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं. सच एज, जैसे कि मरकरी हैज 13.596 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर. पारा पानी से 13.596 गुना ज्यादा घनत्व रखता है. यानी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से 13.596 ज्यादा गुना होता है. एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 डिग्री सेल्सियस पर और 1 वायुदाब पर. द फर्स्ट ऑफ दीज इज अ वेरी गुड गाइड, इनमें से जो पहला वाला नियम है वो बहुत अच्छा पथ प्रदर्शक है. बट इट वॉज प्रोबेबली नॉट ट्रू इन द पास्ट, लेकिन संभवतः यह अतीत में सत्य नहीं था. फॉर मैनी बर्ड्स which were certainly feathered had teeth and many not have had beaks. For many birds, क्योंकि बहुत सारे पक्षी which were certainly feathered, जो निश्चित रूप से पर रखते थे, had teeth, उनके दांत होते थे, and many not have had beaks, और बहुत से पक्षी ऐसे भी थे जिनके पास चोंच नहीं थी. And it is quite possibly not true today, और संभवतः ये आज भी सच ना हो. जो नियम हैं ये आज भी सच ना हो कि भाई जितने भी परों वाले जानवर हैं उनके सबके पास चोंच है. तो हो सकता है कि ये बात आज भी सच ना हो. अतीत में तो हम देख चुके हैं कि ये बात सच नहीं थी, क्योंकि ऐसे प्रमाण मिले हैं कि बहुत सारे पक्षियों के दांत हुआ करते थे और बहुत सारे पक्षियों के चोंच नहीं हुआ करती थी. और आज भी हो सकता है कि ऐसा सच हो, क्योंकि वो आगे बताता है देयर आर अबाउट 100,000
birds on our planet. क्योंकि हमारे 1000 million birds on our planet, हमारे ग्रह पर हजारों लाखों प्रकार के पक्षी हैं. And it may well be that 2 or 3 of them are freaks which have not developed a beak. And it may be, और ऐसा हो सकता है, that 2 or 3 of them, कि उनमें से 2 या 3 are freaks, यानी नियम के विरुद्ध हों, अजीब हों, अलग हों, which have not developed a beak, जिनकी चोंच विकसित ना हुई हो, but have lived long enough to grow feathers, लेकिन बहुत लंबे समय से वो चले आ रहे हैं, इसलिए उनके पर निकल आए हों. It was thought to be a law of nature, ये प्रकृति का एक नियम माना जाता था, that female mammals, के मादा स्तनपायी जीव, defined as warm blooded vertebrates with hair, जिनको के गर्म खून वाले कशेरुकीय कहा जाता है, with hair, जिनके बाल होते हैं, vertebrates कशेरुकीय, warm blooded गर्म खून वाले, had mammary glands, इन मादाओं के पास, स्तनपायी मादाओं के पास मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ये दूध की ग्रंथियां होती हैं. Until प्रोफेसर क्रू ऑफ एडनबर्ग, जब तक के प्रोफेसर क्रू, एडनबर्ग के प्रोफेसर क्रू ने ये पता नहीं लगाया, फाउंड दैट many congenitally hairless female mice lacked these organs, कि बहुत से जन्मजात बिना बालों वाली मादा चूहियां, इनके पास ये ऑर्गन्स नहीं थे, ये ग्लैंड्स नहीं थीं, ये ग्रंथियां नहीं थीं. Though they could bear young, लेकिन वो बच्चों को जन्म दे सकती थीं, यानी उनके पास मेमरी ग्लैंड्स नहीं थी, लेकिन वो बच्चों को जन्म दे सकती थी. विच अदर फीमेल्स कुड देन फोस्टर, जिनको के दूसरी मादाएं पालती थीं. एंड क्वांटिटेटिव लॉज जनरली टर्न आउट टू बी इनएग्जैक्ट. ये तो हुई क्वालिटेटिव लॉज की बात, कई जिनमें से गलत साबित हो गए. अब बात आती है क्वांटिटेटिव लॉज, यानी मात्रात्मक कानूनों की. क्वांटिटेटिव लॉज जनरली टर्न आउट टू बी इनएग्जैक्ट. मात्रात्मक नियम भी प्रायः गलत साबित हो जाते हैं. Thus water is nothing definite, अतः जैसे कि पानी कुछ निश्चित चीज नहीं है, पानी कोई निश्चित चीज नहीं है. हम तो ये जानते हैं कि पानी H2O है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तो पानी बनता है. लेकिन लेखक का मानना है कि पानी कोई निश्चित चीज नहीं है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ एट लीस्ट 6 डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये कम से कम 6 विभिन्न तत्वों का मिश्रण है. For in the molecule H2O, one or both of the hydrogen atoms may be either light or heavy, so may the oxygen atom. For in the molecule H2O, क्योंकि जो H2O का मॉलिक्यूल है, पानी का जो अणु है, one or both of the hydrogen atoms, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं उसमें, तो उनमें से एक या दोनों, मे बी आइदर लाइट और हैवी, या तो हल्का हो सकता है या भारी हो सकता है. हाइड्रोजन का एक अणु हल्का और एक भारी हो सकता है, दोनों हल्के या दोनों भारी हो सकते हैं. एंड सो मे द ऑक्सीजन एटम, और ऐसा ही ऑक्सीजन अणु के साथ भी हो सकता है. Similarly,
इसी प्रकार मरकरी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। पारे में भी कई विभिन्न प्रकार के एटम अणु होते हैं। Thus the ratio of the densities of mercury and water is not fixed. अतः जो रेशियो है, जो अनुपात है डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड वाटर, पारे और पानी के घनत्व का जो रेशियो है, जो अनुपात है, इज नॉट फिक्स्ड, वो निश्चित नहीं है। Though in the case of ordinary samples the variation is too small to be detected, लेकिन सामान्य जो नमूने हैं, ऑर्डिनरी सैंपल्स, सामान्य नमूनों में द वेरिएशन इज टू स्मॉल, विविधता इतनी कम होती है टू बी डिटेक्टेड, कि उसका पता नहीं लगाया जा सकता। But it can be detected if the water happens to have been taken from an accumulator. But it can be detected, लेकिन इसका पता लगाया जा सकता है if the water, यदि पानी happens to have been taken from an accumulator, एक संग्रहणक से लिया गया हो, which has been used for some time, जिसको कुछ समय तक प्रयोग किया गया है। We have, I believe, gained a somewhat deeper knowledge of the meaning of natural laws from the work of two living English physicists. We have, I believe, मेरा विश्वास है कि हम gained a somewhat deeper knowledge, कुछ गहन ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं of the meaning of natural laws, प्राकृतिक कानूनों के अर्थ का, from the work of two living English physicists, दो जीवित अंग्रेज भौतिक विज्ञानियों के, जेफरीज एंड मिलने, जिनके नाम हैं जेफरीज और मिलने। इन हिज थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, अपनी थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में, संभावना के सिद्धांत में, जो कि ऑक्सफोर्ड से पब्लिश हुआ था 1939 में, 1939 में, जेफरीज हैज समथिंग न्यू टू से अबाउट इंडक्शन। जेफरीज इंडक्शन के बारे में, इंडक्शन संवहन होता है जिसमें कि एनर्जी बिना टच किए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है, इंडक्शन। आपके घरों में होगा भी इंडक्शन। समथिंग न्यू टू से अबाउट इंडक्शन, तो अपनी इस थियरी में, अपने संभावना के सिद्धांत में मिलने इंडक्शन के बारे में, संवहन के बारे में कुछ नया कहता है। Two contradictory theories are in vogue as to the laws of nature. दो विरोधाभासी सिद्धांत, कंट्राडिक्टरी थियरीज, विरोधाभासी सिद्धांत, आर इन वोग, प्रचलित हैं, एज टू द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के बारे में। द ओल्डर व्यू इज दैट दे आर एब्सोल्यूट, पुराना विचार ये है कि ये नियम अपने आप में पूर्ण हैं। दो ऑफ कोर्स दे मे हैव बीन इनएक्यूरेटली फॉर्मुलेटेड, यद्यपि हो सकता है कि वो अशुद्ध रूप से बनाए गए हों, इनएक्यूरेट रूप से बनाए गए हों, इतने सटीक ना हों। द एक्सट्रीम पॉजिटिविस्टिक व्यू इनिशिएटेड बाय वेहिंगर इज दैट वी कैन ओनली से दैट फेनोमेना अकर एज इफ सर्टेन लॉज हेल्ड। द एक्सट्रीम पॉजिटिविस्टिक व्यू, बहुत ही आशावादी विचार,
इनिशिएटेड बाय वेहिंगर, जिसको दिया गया है वेहिंगर के द्वारा, वो ये है, इज वॉट वी कैन ओनली से दैट फेनोमेना अकर, कि जितनी भी चीज़ें, फेनोमेना आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, वो सब फेनोमेना में आता है, कि वो जो भी फेनोमेना है वो होता है एज इफ सर्टेन लॉज हेल्ड, जैसे कि कुछ कानूनों का पालन हो रहा हो. देयर इज नो सेंस इन मेकिंग एनी डेफिनेट स्टेटमेंट्स दो इट इज कन्वीनियंट टू डू सो. देयर इज नो सेंस, कोई अर्थ नहीं है कि हम कोई डेफिनेट स्टेटमेंट्स, कोई निश्चित कथन बोलें, कहें, दो इट इज कन्वीनियंट टू डू सो, यद्यपि ऐसा कहना सुविधाजनक है, आरामदायक है, लेकिन कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, उनके बारे में हमें कुछ बोलने का कोई अर्थ नहीं निकलता. Now Jeffries points out that if a number of observations have been found to conform to a law, it is highly probable that the next one will do so whether the law is true or not. Now Jeffries points out, अब Jeffries ये दर्शाता है that if a number of observations, कि यदि कुछ अवलोकन हैव बीन फाउंड, ऐसे पाए जाते हैं, टू कन्फर्म टू अ लॉ, जो किसी कानून का पालन करते हैं, किसी कानून को सिद्ध करते हैं, इट इज़ हाईली प्रोबेबल, तो बहुत संभावना इस बात की है दैट द नेक्स्ट वन विल डू सो, कि अगला अवलोकन भी, अगली घटना भी ऐसी ही होगी, वो भी उस नियम को सिद्ध करेगी, वेदर द लॉ इज ट्रू और नॉट, भले ही वो नियम सत्य हो या ना हो. यदि कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कुछ अवलोकन ऐसा हो रहा है कि वो नियम कन्फर्म हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो अगली संभावना भी ऐसी ही है कि अगली बार भी ऐसा ही होगा. इन जेफरीज वर्ड्स, जेफरी के शब्दों में, अ वेल वेरीफाइड हाइपोथेसिस विल प्रोबेबली कंटिन्यू टू लीड टू करेक्ट इन्फरेंसेस इवन इफ इट इज रॉन्ग. अ वेल वेरीफाइड, एक अच्छी तरह सिद्ध की गई, हाइपोथेसिस परिकल्पना, will probably continue to lead to correct inferences, संभवतः सही निष्कर्षों को जन्म देती रहेगी, even if it is wrong, यदि वो गलत भी है, यानी परिकल्पना यदि गलत भी है लेकिन उसको अच्छी तरह वेरीफाई किया जाए, तो वो सही निष्कर्षों को, करेक्ट इन्फरेंसेस, सही निष्कर्षों को जन्म देती रहेगी. दिस कैन बी प्रूव्ड इन डिटेल, इसको विस्तार से प्रूव किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, इफ इट इज स्टेटेड विद सफिशिएंट एग्जैक्टिट्यूड, यदि इसको कहा जाए पर्याप्त सटीकता से, on the basis of some highly plausible assumptions, कुछ plausible विश्वसनीय, assumptions परिकल्पनाएं, assume करते हैं हम, मान लेते हैं चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय परिकल्पनाओं के आधार पर. Thus we can use the as if principle, इसी प्रकार हम as if मानो के, तो इस सिद्धांत का हम प्रयोग कर सकते हैं. एज इफ प्रिंसिपल होता है, हम कोई चीज़ें मान लेते हैं एज इफ, मानो के, तो हम इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं. विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल लॉज, प्राकृतिक कानूनों के अस्तित्व को नकारे बिना,
What is more remarkable? जो चीज ज्यादा उल्लेखनीय है वो ये है, laws which ultimately turn out to be inexact. वो नियम जो अंततः inexact यानी गलत साबित होते हैं, are often far more exact than the data on which they are based. वो उस डाटा से, उन तथ्यों से ज़्यादा सटीक होते हैं जिन पर वो आधारित होते हैं, क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं वो एक डेटा के आधार पर बनाए जाते हैं, तथ्यों के आधार पर बनाए जाते हैं, तो वो नियम सटीक होते हैं उन तथ्यों से ज़्यादा। Thus जेफरीज रिमार्क्स, इस प्रकार जेफरी ये बोलता है, ये कहता है, स्पीकिंग ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोलते हुए, that when Einstein's modification was adopted, जब आइंस्टीन के मॉडिफिकेशन को, सुधार को एडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था, the agreement of observation with Newton's law was 300 times as good as Newton ever knew. तो न्यूटन के नियमों के साथ जो एग्रीमेंट था, यानी न्यूटन के नियमों का जो एक्सेप्टेंस थी वो 300 टाइम्स ज़्यादा थी, 300 गुना ज़्यादा थी जितना न्यूटन ने को मालूम था। यानी न्यूटन के नियमों, न्यूटन जो मान के चलता था अपने नियमों को, उनसे भी 300 गुना ज़्यादा बाकी लोग उसके नियम को मानते थे। पॉजिटिविस्ट्स एंड आइडियलिस्ट्स, सकारात्मकतावादी और आदर्शवादी, have made great play with the fact that many laws of nature as formulated by scientists have turned out to be inexact. तो जो सकारात्मकतावादी हैं और आदर्शवादी हैं, have made great play with, उन्होंने बड़ा इस चीज़ का मजाक बनाया है कि with the fact that many laws of nature, कि प्रकृति के बहुत सारे नियम as formulated by scientists, जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए थे, have turned out to be inexact, वो सब गलत साबित हुए हैं, ज़्यादातर उनमें से गलत साबित हुए हैं, and all may do so, और सारे ही नियम गलत साबित हो सकते हैं, बहुत सारे तो गलत साबित हो चुके हैं और बाकी के भी गलत साबित हो सकते हैं, बचे कुचे भी। बट दैट इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर सेइंग दैट देयर आर नो रेगुलरिटीज इन नेचर, लेकिन इसका ये तात्पर्य तो कतई नहीं है कि प्रकृति में कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई निरंतरता नहीं है, टू विच आर स्टेटमेंट्स ऑफ नेचुरल लॉ करेस्पॉन्ड, जिनके बारे में हमारे जो कथन हैं प्राकृतिक नियमों के, उनसे संबंध रखते हों। वन माइट एज वेल से, हम कोई ये भी कह सकते हैं दैट बिकॉज नो मैप्स ऑफ इंग्लैंड गिव इट्स शेप एग्जैक्टली, इट हैज़ नो शेप, क्योंकि इंग्लैंड का कोई भी नक्शा उसकी आकृति को सटीकता से नहीं दर्शाता, तो इसका ये तात्पर्य तो नहीं है कि इंग्लैंड का कोई शेप ही नहीं है, इंग्लैंड की कोई आकृति ही नहीं है। What is remarkable about the laws of nature is the accuracy of simple approximations. प्रकृति के नियमों के बारे में जो चीज़ रिमार्केबल है, जो उल्लेखनीय है, वो है एक्यूरेसी, सटीकता, ऑफ सिंपल अप्रोक्सीमेशंस, साधारण अप्रोक्सीमेशंस होते हैं जो अनुमान होते हैं, साधारण अनुमानों की सटीकता,
अप्रोक्सीमेशन, कुछ चीज़ें सन्निकट होती हैं, अप्रोक्सीमेट होती हैं, यानी पॉइंट्स में होती हैं तो हम उसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, सन्निकट होती हैं। तो जो सिंपल सन्निकटताएं हैं, अप्रोक्सीमेशंस हैं, उनकी एक्यूरेसी ये बहुत उल्लेखनीय है। One might see 100,000 men before finding an exception to the rule that all men have 2 ears. One might see 100,000 men. हमें सैकड़ों हजारों यानी कि लाखों लोग देखने पड़ेंगे बिफोर फाइंडिंग एन एक्सेप्शन, एक अपवाद पाने के लिए, टू द रूल, इस नियम का, किस नियम का, दैट ऑल मैन हैव 2 ears, कि सभी मनुष्यों के 2 कान होते हैं, ये नियम है। इस नियम का अपवाद ढूंढने के लिए हमें लाखों लोगों को देखना पड़ेगा, तब कहीं हमें इस नियम का अपवाद मिलेगा कि किसी एक आदमी के 2 कान नहीं हैं। And the same is true for many of the laws of physics. और ऐसा ही बहुत सारे भौतिकी के नियमों के बारे में भी सत्य है। In some cases we can see why. कुछ मामलों में हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। The universe is organized in aggregates. हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, इन एग्रीगेट्स यानी समूहों में, एग्रीगेट्स में, विद इन मैनी केसेस प्रेटी वाइड गैप्स बिटवीन दैम, और बहुत सारे मामलों में उन समूहों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा खाली जगह है, खाली स्थान है। Boyle's law that the density of a gas is proportional to its pressure. बॉयल का नियम कि एक गैस का घनत्व उसके दाब के घनत्व के अनुपात में होता है। घनत्व ज़्यादा होगा, नहीं, दाब ज़्यादा होगा तो घनत्व भी ज़्यादा होगा, दाब कम होगा तो घनत्व कम होगा, ये बॉयल का नियम है। And Charles' law that the volume is proportional to the temperature. और चार्ल्स का नियम कि वॉल्यूम, आयतन, प्रोपोर्शनल, अनुपात में होता है, टू द टेम्परेचर, तापमान के। तापमान कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। वुड बी एग्जैक्ट, ये नियम एग्जैक्ट होंगे, सटीक होंगे, इफ गैस मॉलिक्यूल्स वर पॉइंट्स विच हैड नो वॉल्यूम एंड डिड नॉट अट्रैक्ट वन अनदर। यदि गैस के अणु वो बिंदु होंगे जिनका कोई आयतन नहीं है और जो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। These laws are very nearly true for gases at ordinary temperatures. ये नियम गैसों के लिए लगभग सत्य हैं सामान्य तापमान पर, and pressures, और सामान्य दबाव पर। Because the molecules occupy only a small part of the space containing the gas. क्योंकि अणु बहुत थोड़ा सा स्थान घेरते हैं उस जगह का जहाँ पर गैस होती है, and are close enough to attract one another only during a very small part of any interval of time. And are close enough, और बहुत पास पास होते हैं, to attract one another, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, only during a very small part of any interval of time, केवल थोड़े ही समय की अवधि के लिए। Similarly, इसी प्रकार most of the stars, अधिकतर सितारे, are far enough, बहुत दूर हैं, far enough apart to be treated as points without much error when we are considering their movements.
वो इतने दूर हैं कि हम उनको बिंदुओं के रूप में मान सकते हैं, अपार्ट टू बी ट्रीटेड एज पॉइंट्स, उन बिंदुओं के रूप में मान सकते हैं विदाउट मच एरर, बिना ज़्यादा गलती किए, व्हेन वी आर कंसिडरिंग देयर मूवमेंट्स, जब हम उनके गतियों को नाप रहे हों, जब हम उनकी गतियों का विचार कर रहे हों। एंड मोस्ट मैन मैनेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इंजरी, ज़्यादातर इंसान, ज़्यादातर मनुष्य अपने आप को चोट से बचा लेते हैं। सो फार एज इज नीडेड टू कीप बोथ ईयर्स, जहाँ तक दोनों कानों को सही सलामत रहने का प्रश्न है, तो हम में से ज़्यादातर अपने आप को ऐसी इंजरी से, ऐसी चोट से बचा लेते हैं जिसमें हमारे कान कट सकते हों। वेयर एज ट्रीज कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन पेड़ अपने आप को नहीं बचा सकते। फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्रांचेस, उनकी शाखाओं के टूटने से। हम तो अपने इंजरी से बचा लेते हैं अपने कानों को, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं कर पाते, उनकी शाखाएं टूट जाती हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू सी अ कंप्लीटली अनम्यूटिलेटेड एंड देयरफॉर कंप्लीटली रेगुलर ट्री। इट इज़ वेरी रेयर, बहुत ही दुर्लभ है, टू सी अ कंप्लीटली अनम्यूटिलेटेड, एक पूरी तरह से अनम्यूटिलेटेड, बिना टूटा हुआ, बिना क्षतिग्रस्त, एंड देयरफॉर कंप्लीटली रेगुलर ट्री, अतः एक पूरा निरंतर पेड़ जिसकी कोई शाखा कभी टूटी ना हो, ऐसा कोई पेड़ देखना बहुत ही दुर्लभ है। जिसका कभी कोई अंग टूटा ना हो ऐसा मनुष्य देखना तो आसान है, किंतु कभी कोई जिसकी शाखा न टूटी हो ऐसा पेड़ देखना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। Mendel's laws, according to which two types occur in a ratio of 1:1 in some cases and 3:1 in others, are theoretically true if the process of division of cell nuclei are quite regular and if neither type is unfit so as to die off before counts are made. Mendel's laws, मेंडल से आप परिचित होंगे, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट रहे हैं। तो उनके नियम हैं अकॉर्डिंग टू विच, जिनके अनुसार, मेंडल के नियमों के अनुसार, टू टाइप्स अकर, दो प्रकार होते हैं, अकर इन अ रेशियो ऑफ 1:1, एक अनुपात एक, इन सम केसेस, कुछ मामलों में, एंड 3:1 इन अदर्स, और कुछ मामलों में 3:1, आर थियोरेटिकली ट्रू, सैद्धांतिक रूप से ये सही हैं। मेंडल का ये नियम, इफ द प्रोसेसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्ली आर क्वाइट रेगुलर, यदि प्रोसेसेस, प्रक्रिया, ऑफ डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्ली, कोशिका के केंद्रक का विभाजन, कोशिका के केंद्रक के विभाजन की जो प्रक्रिया है, आर क्वाइट रेगुलर, पूरी तरीके से निरंतर है, एंड इफ नेदर टाइप इज अनफिट, यदि जो विभाजित उसके अंश हैं उनमें से कोई भी अनफिट नहीं है, सो एज टू डाई ऑफ, कि वो मर जाए, यानी सभी आगे चलकर पौधे बने और कोई भी बिंदु उसमें से, कोई भी भाग ऐसा अनफिट ना हो उसका कि वो मर जाए, बिफोर काउंट्स आर मेड, गिने जाने से पहले, यानी कोशिकाएं विभाजित हुई, फिर वो पौधे के रूप में आगे बढ़ीं,
तो गिनने से पहले यदि उनमें से कोई एक मर न जाए, ऐसा कोई अनफिट ना हो, तभी ये नियम उनका लागू होगा। द फर्स्ट कंडीशन नेवर होल्ड्स, पहली जो कंडीशन है वो तो कभी होती ही नहीं है। एंड द सेकेंड प्रोबेबली नेवर डज, और दूसरी भी संभवतः नहीं होती। ऐसा मुश्किल से ही होता है कि उसका कोशिका के सारे भाग उगाएं, सारे उनमें से कोई ऐसा अनफिट ना हो जो कि मर जाए, ऐसा भी नहीं होता। बट द एक्सेप्शंस टू द फर्स्ट कंडीशन आर वेरी रेयर, लेकिन पहली जो कंडीशन है उसका अपवाद बहुत कम होता है, बहुत दुर्लभ होता है। इन वन पर्टिकुलर केस, एक विशेष मामले में अ क्रिटिकल डिवीजन गोज रॉन्ग, जो विभाजन है वो गलत हो जाता है, अबाउट वंस इन 10,000 टाइम्स, 10,000 बार में एक बार। द इफेक्ट ऑफ दिस, इसका प्रभाव ऑन अ 1:1 रेशियो और 3:1 रेशियो कुड बी डिटेक्टेड ओनली बाय काउंटिंग सेवरल 100 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसका प्रभाव 1:1 और 3:1 में कुड बी डिटेक्टेड, पता लगाया जा सकता है, ओनली बाय काउंटिंग, केवल गिनकर, सेवरल 100 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स, कई लाख पौधों को या जानवरों को। डिफरेंसेस इन रिलेटिव फिटनेस आर मोर इम्पोर्टेंट, सापेक्षिक फिटनेस में जो अंतर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बट इवन सो द मेंडेलियन रेशियोज आर समटाइम्स फुलफिल्ड विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी, लेकिन फिर भी मेंडल का जो रेशियो है, मेंडल का जो अनुपात है, कभी कभी फुलफिल होता है, पूरा होता है, सिद्ध होता है विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा सटीकता से, एंड आर जनरली अ गुड रफ गाइड, और प्रायः ये हमारा बहुत अच्छा पथ प्रदर्शक है। मेंडल के जो नियम हैं वो पौधे उगाने में या जेनेटिक्स में हमारे बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक हैं। रेफरीज पॉइंट्स आउट, रेफरीज ये बताता है दैट इन सच केसेस, कि ऐसे मामलों में इट इज़ ऑफन मच बेटर, अक्सर ये ज़्यादा बेहतर होता है, टू स्टिक टू द थियोरेटिकल लॉ, कि हम सैद्धांतिक नियम से जुड़े रहें, रादर देन द ऑब्जर्व डाटा, बजाय जो हम अवलोकन कर रहे हैं डाटा का, तथ्यों का जो अवलोकन कर रहे हैं, उससे स्टिक होने की बजाय, उससे चिपकने की बजाय हम सिद्धांतों से चिपके रहें, सिद्धांतों का पालन करें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ यू आर ब्रीडिंग सिल्वर फॉक्सेस एंड अ न्यू कलर वैरायटी अकर्स, यदि आप सिल्वर फॉक्सेस की ब्रीडिंग कर रहे हैं, एंड अ न्यू कलर वैरायटी अकर्स, और एक नया रंग की वैरायटी उसमें पैदा हो जाती है, विच इफ क्रॉस टू द नॉर्मल, जिसको यदि सामान्य के साथ क्रॉस किया जाए, गिव्स 13 नॉर्मल एंड 10 ऑफ द न्यू कलर, तो उसमें से 13 सामान्य होते हैं और 10 नए रंग के होते हैं। You are much more likely to get a ratio of about 1:1 than 13:10, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपको 1:1 नहीं मिलेगा, बल्कि 13:10, 13:10 की तुलना में 1:1 आपको मिलेगा। इफ़ यू गो ऑन विद सच मीटिंग्स, अगर आप इसी तरीके से मीटिंग कराते रहें, इवन दो इफ़ यू ब्रीड मैनी थाउजेंड्स, यदि आप कई हजार ब्रीड पैदा करें, द 1:1 रेशियो विल नॉट होल्ड एग्जैक्टली, तो 1:1 सटीक नहीं होगा।
द मैथमेटिकल थियरी, गणितीय सिद्धांत विच जेफरी हैज डेवलप्ड, जो कि जेफरीज ने विकसित किया है, कंसर्निंग सच केसेस, ऐसे मामलों में, इज पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल, विशेष रूप से सुंदर है, बट कैन हार्डली बी समराइज्ड हियर, लेकिन यहाँ मुश्किल से ही हम उसका वर्णन संक्षेप में कर सकते हैं। मिल्नेस थियरीज आर एक्सट्रीमली रिवॉल्यूशनरी, मिलने के सिद्धांत बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हैं। ही स्टार्ट्स ऑफ विद वेरी सिंपल पोस्टुलेट्स, वो प्रारंभ करता है बहुत सामान्य नियमों से। ही एज्यूम्स सम ज्योमेट्रिकल एक्सियम्स, वो कुछ रेखा गणित के नियमों को अपनाता है, मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट स्पेस हैज़ 3 डायमेंशंस, के अंतरिक्ष के 3 डायमेंशन हैं, 3 आयाम हैं, बट डज नॉट एज्यूम यूक्लिडियन ज्योमेट्री, लेकिन वो यूक्लिडियन रेखागणित को नहीं मानता। ही ऑल्सो एज्यूम्स, वो ये भी मानता है, what he calls the principle of cosmological relativity, जिसको वो नाम देता है कॉस्मोलॉजिकल, वैश्विक यानी ब्रह्मांड की रिलेटिविटी, सापेक्षता, ब्रह्मांड की सापेक्षता का सिद्धांत। नेमली दैट ऑब्जर्वर्स एनीवेयर इन द यूनिवर्स, और वो सिद्धांत क्या है कि ऑब्जर्वर्स, अवलोकनकर्ता, एनीवेयर इन द यूनिवर्स, वो इस ब्रह्मांड में कहीं भी हों, वुड सी मच द सेम थिंग्स, उनको एक जैसी चीजें ही दिखाई देंगी। यानी आप ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर जाकर खड़े हो जाएं, आपको सभी जगह से लगभग एक जैसा ही दृश्य दिखाई देगा। देयर इज नो फेवर्ड पॉइंट और सेंटर, ब्रह्मांड का कोई भी एक बिंदु या एक केंद्र ऐसा नहीं है जो फेवर्ड है, जहां से कोई आपको विशेष दृश्य दिखाई देगा। आप ब्रह्मांड में कहीं भी खड़े हो जाइए, किसी भी बिंदु पर आपको लगभग एक जैसा ही दृश्य दिखाई देगा। नो लिमिट बियॉन्ड विच देयर इज नो मोर मैटर एंड नो डायरेक्शन इन विच मैटर प्रोग्रेसिवली थिन्स आउट। नो लिमिट, कोई भी ऐसी सीमा रेखा नहीं है, बियॉन्ड विच देयर इज नो मोर मैटर, जिसके परे और मैटर ना हो और पदार्थ ना हो। ब्रह्मांड की कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके परे मैटर ना हो, जिसके आगे पदार्थ ना हो। एंड नो डायरेक्शन, और ना ही कोई ऐसी दिशा है, इन विच मैटर प्रोग्रेसिवली थिन्स आउट, जहाँ जिस दिशा में पदार्थ कम होता जाता हो, मैटर धीरे धीरे कम होता जाता हो, ऐसी भी ब्रह्मांड की कोई दिशा नहीं है। दिस इज एन एजम्पशन, ये एक एजम्पशन है, ये एक परिकल्पना है। बट इट इज ओनली द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ कोपरनिकस थियरी, लेकिन ये कोपरनिकस के सिद्धांत का ही एक प्राकृतिक विस्तार है। दैट द अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और कोपरनिकस ने क्या कहा था कि पृथ्वी इस यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी नहीं है, बट जस्ट वन स्टार एमंग अदर्स, बल्कि बहुत सारे सितारों के मध्य ये भी एक सितारा है। जैसे हम और स्टार्स को देखते हैं, वैसे ही धरती भी है, ये ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। He then imagines observers on different stars communicating by light signals. He then imagines, अब वो कल्पना करता है, observes, अवलोकनकर्ताओं की, वो ये कल्पना करता है कि जैसे हम यहाँ से अवलोकन कर रहे हैं, वैसे ही और जगहों पर भी अवलोकन करता है। ऑन डिफरेंट स्टार्स, विभिन्न सितारों पर, विभिन्न ग्रहों पर
कम्युनिकेटिंग बाय लाइट सिग्नल्स, जो कि प्रकाश संकेतों के द्वारा वार्तालाप कर रहे हैं, हमें संकेत भेज रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। दिस इज ऑफ कोर्स अनरियलिस्टिक, ये तो अवास्तविक है। बट आई हैव लिटिल डाउट, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है that if his cosmological views prove valuable, कि यदि उसके ब्रह्मांड संबंधी विचार वैल्यूएबल प्रूव होते हैं, सही साबित होते हैं, महत्वपूर्ण साबित होते हैं, लेटर वर्कर्स विल बी एबल टू रिप्लेस इट बाय अ मोर रियलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो बाद में इस थियरी पर काम करने वाले लोग और ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा वास्तविक परिकल्पना इसकी जगह रखेंगे, वो और ज़्यादा वास्तविक परिकल्पनाएं करेंगे। गिवन दिस पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्नलिंग एंड जॉक्स, ये जो संभावना है संकेतों की, जॉक्स एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रियों की, he shows how the observers can graduate their clocks and establish a geometry, वो ये दिखाता है कि कैसे अवलोकनकर्ता अपनी घड़ियों को सेट कर सकते हैं और एक नए रेखा गणित की स्थापना कर सकते हैं। देयर इज नथिंग वेरी सरप्राइजिंग इन दिस, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है। व्हाट इज रिमार्केबल, जो उल्लेखनीय है वो ये है, इज दैट मिल्ने क्लेम्स, मिल्ने ये दावा करता है दैट ही कैन डिड्यूस सम फिजिकल लॉज, कि वो भौतिक शास्त्र के कुछ नियम बना सकता है एज नेसेसरी कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज बेसिक एजम्पशंस, अपनी आधारभूत कल्पनाओं के परिणाम स्वरूप। इन पर्टिकुलर ही डिड्यूसेस अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विशेष रूप से वो गुरुत्वाकर्षण का एक नियम बनाता है, विच रिड्यूसेस टू न्यूटन्स एट स्मॉल डिस्टेंसेस मेजरेबल इन यूनिट्स लेस देन लाइट ईयर्स, जो कि न्यूटन के नियम के करीब पहुंचता है एट अ स्मॉल डिस्टेंसेस, और वो छोटी छोटी दूरियां बनाता है जिन्हें कि प्रकाश वर्ष से छोटी यूनिट्स में नापा जाता है। जो स्पेस की दूरियां हैं वो लाइट ईयर्स में नापी जाती हैं, लेकिन मिलने कुछ छोटी छोटी दूरियां बनाता है जिनको प्रकाश वर्ष से छोटी यूनिट में नापा जा सकता है। दिस डज नॉट सीम इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं लगता। The law that the angle in a semicircle is a right angle was first observed as being at least very nearly true. ये नियम के अर्धगोले का, सेमीसर्कल अर्धगोले का जो कोण होता है वो समकोण होता है, was first observed as being at least very nearly true. ये माना गया था कि ये नियम सही है कि अर्धगोले का कोण समकोण होता है। Then 25 centuries ago, फिर 25 शताब्दियों पहले, थेल्स ओपन्ड अ न्यू एरा, थेल्स ने एक नए युग का प्रतिपादन किया इन ह्यूमन थॉट, मानव विचारों में, बाय प्रूविंग, ये सिद्ध करके, दैट इट मस्ट बी ट्रू, कि ये सत्य होना चाहिए। पहले तो सिर्फ माना जाता था कि अर्धगोले का जो कोण है वो राइट समकोण होता है, लेकिन थेल्स ने ये सत्य साबित किया। मिलने में बी अ न्यू थेल्स, तो मिलने भी एक नया थेल्स हो सकता है। ऑफ कोर्स लेटर मैथमेटिशियंस शोड दैट थेल्स एंड यूक्लिड टू हैड मेड अ नंबर ऑफ कंसील्ड एजम्पशंस, बाद में गणितज्ञों ने ये दिखाया कि थेल्स और यूक्लिड ने भी बहुत सारी छिपी हुई परिकल्पनाएं की थीं। द प्रूफ वॉज नॉट एज सिंपल एज दे थॉट, प्रमाण इतना सामान्य नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। एंड इवन इफ मिल्नेस थियरीज मीट विद नो स्ट्रोंगर क्रिटिसिज्म, दे विल डाउटलेस मीट विद दिस वन, और मिलने की जो थियरीज हैं, मिलने के जो सिद्धांत हैं, यदि उनकी ज़्यादा आलोचना न की जाए
तो कम से कम इतनी आलोचना तो उसकी की ही जाएगी। Milne claims that some and perhaps all physical laws are inevitably and rationally linked. मिलने ये दावा करता है that some and perhaps all कि कुछ या शायद सभी physical laws भौतिक नियम are inevitably अवश्यंभावी रूप से and rationally और तार्किक रूप से linked एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। He accuses those who say that laws might be otherwise of using magical, not rational thinking. वो उनको दोष देता है, उनकी आलोचना करता है जो ये कहते हैं कि नियम किसी जादुई विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं, न कि तार्किक विचारधारा का, नॉट रैशनल थिंकिंग। जादुई विचारधाराओं का प्रतिपादन करते हैं, न कि रैशनल थिंकिंग का, न कि तार्किक विचारधारा का। डिरेक गोज इवन फर्दर, डिरेक तो और भी आगे जाता है एंड सजेस्ट, और वो ये सजेस्ट करता है, सुझाव देता है दैट देयर इज नथिंग चांसी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड में जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पदार्थ बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो कोई चांसी नहीं है, कोई चांस की बात नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एंड दैट एन ऑल वाइज मैथमेटिशियन कुड डिड्यूस दिस टू फ्रॉम अ फ्यू पोस्टुलेट्स, और एक वाइज मैथमेटिशियन, एक बुद्धिमान गणितज्ञ इस बात को साबित कर सकता है कुछ नियमों के द्वारा। आई मस्ट से आई फाइंड दिस मच हार्डर टू स्वेलो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये मुश्किल लगता है टू स्वेलो माने वैसे निगलना होता है, लेकिन यहाँ स्वेलो मीन्स विश्वास करना, मुझे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। लेप्लेस थ्योरी, लेप्लेस का सिद्धांत दैट गिवन अ फुल नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स एट वन टाइम, कि यदि पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान हो जाए ब्रह्मांड का एक बार, one could deduce its state at all times past and future, तो व्यक्ति उसके अतीत और फ्यूचर, उसके भविष्य की सारी स्थितियों के बारे में बता सकता है। यानी एक बार यदि यूनिवर्स का ज्ञान हो जाए, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए, तो उसका अतीत में उसकी स्थिति क्या थी और भविष्य में उसकी स्थिति क्या होगी, वो सब पता लगाया जा सकता है। was difficult enough to believe, ये बात, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। दिस इज वर्स, ये और भी ज्यादा बुरा है। बट इन सो फार एज एनी एलिमेंट्स इन दीज थियरीज आर एक्सेप्टेड, दिस विल बी अ सिग्नल टर्म फॉर रैशनलिज्म एज अगेंस्ट थियरीज विच रिकॉग्नाइज एन इरैशनल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। But insofar as any element in these theories are accepted, लेकिन जहाँ तक कोई भी तत्व इन सिद्धांतों में स्वीकार किया जाता है, this will be a signal triumph, तो ये एक सांकेतिक विजय होगी for rationalism, तार्किकता की, as against theories, उन सिद्धांतों के खिलाफ which recognize, जो मानते हैं एन इरैशनल एलिमेंट, अतार्किक तत्व इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, जो लोग ब्रह्मांड को अतार्किक मानते हैं, इरैशनल मानते हैं, उनके खिलाफ तार्किकता की ये विजय होगी यदि ये थियरीज साबित हो जाएं। हाउएवर इफ मिलने सिंप्लीफाइज नेचुरल लॉज विद वन हैंड, किंतु मिलने यदि सिंप्लीफाई करता है, सरल बनाता है नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियमों को, विद वन हैंड, एक हाथ से, ही कॉम्प्लिकेट्स दैम विद द अदर, तो दूसरे हाथ से वो उनको कॉम्प्लिकेट बना देता है, जटिल बना देता है। लेंथ्स में बी डिफाइंड इन टू वेज, लंबाइयों को, दूरियों को दो तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। They may be referred to a material object, उनको एक भौतिक वस्तु के रूप में
बताया जा सकता है, सच एज द स्टैंडर्ड मीटर, जैसे कि स्टैंडर्ड मीटर है और टू अ वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फिर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, विच हैज़ द मेरिट दैट इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड एनीवेयर, जिसके अंदर ये गुण है कि उसको कहीं भी पैदा किया जा सकता है। इफ़ ऑल द स्टैंडर्ड मीटर्स वर लॉस्ट, यदि सारे प्रमाणित मीटर खो जाएं, समाप्त हो जाएं, they could be reproduced with an accuracy of about 1 in 30 million by reference to known wavelengths such as that of the red cadmium line derived from spectroscopic observations. If all the standard meters were lost, यदि सारे जो accepted meters हैं, standard meters हैं, समाप्त हो जाएं, प्रमाणित मीटर समाप्त हो जाएं, दे कुड बी रिप्रोड्यूस्ड, उनको पुनः रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, विद एन एक्यूरेसी, सटीकता से, ऑफ अबाउट 1 in 30 million, 30 मिलियन में से एक के लगभग, बाय रेफरेंस टू नोन वेवलेंथ, ज्ञात तरंग दैर्ध्य के द्वारा, ज्ञात तरंग दैर्ध्य के रेफरेंस से, सच एज दैट ऑफ द रेड कैडमियम, जैसे कि लाल कैडमियम से निकलती है तरंग दैर्ध्य, कैडमियम लाइन, डेराइव्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अवलोकन से जो रेड कैडमियम लाइन निकलती है, उसकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर मीटर को दोबारा बनाया जा सकता है। वन रिजल्ट ऑफ मिलनेज कैलकुलेशंस, मिलने की कैलकुलेशन का एक रिजल्ट, एक परिणाम ये है, इज दैट द लेंथ ऑफ द मीटर, कि मीटर की लंबाई मेजर्ड इन स्टैंडर्ड वेवलेंथ्स, उसको यदि नापा जाता है स्टैंडर्ड वेवलेंथ में, तरंग दैर्ध्य में, प्रमाणित तरंग दैर्ध्य में, इज इंक्रीजिंग, तो वो बढ़ रही है, बाय अबाउट 1 part in 20 million पर ईयर, 20 मिलियन में से एक भाग बढ़ रहा है उसका हर साल तरंग दैर्ध्य का। इफ यू लाइक, यदि आप चाहें, यू में से, तो आप ये भी कह सकते हैं दैट द यूनिवर्स, कि ये ब्रह्मांड, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड मीटर, जिसमें कि स्टैंडर्ड मीटर भी शामिल है, इज एक्सपेंडिंग, विस्तार कर रहा है, ये ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। बट इट इज सिंपलर फॉर मोस्ट पर्पजेज टू से दैट एटम्स आर वाइब्रेटिंग क्विकर, लेकिन ज़्यादातर उद्देश्यों में ये कहना ज़्यादा आसान है कि अणु बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इट मेक्स नॉट द स्लाइटेस्ट डिफरेंस टू एनी ऑब्जर्वेबल phenomenon which of these statements you choose. It makes not the slightest difference. बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता to any observable phenomenon, किसी भी वस्तु पर, observable जिसको आप देख सकते हैं, phenomenon आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं वो phenomenon हैं, तो किसी भी phenomenon पर, किसी भी वस्तु पर जो आपके आसपास है, उस पर स्लाइटेस्ट डिफरेंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ऑफ यू चूज, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आप कहें, कोई भी वक्तव्य आप दें, उसका आपके आसपास के वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट, वास्तव में, ऑन दिस थियरी, इस सिद्धांत पर, एंड इंडीड ऑन सेवरल अदर्स, और वास्तव में बहुत सारे अन्य सिद्धांतों पर, विच हैव बीन वर्कड आउट इन लेस डिटेल,
जो कम विस्तार से जिन पर काम किया गया है, मैनी ऑफ द लॉज ऑफ नेचर आर चेंजिंग। प्रकृति के बहुत सारे नियम बदल रहे हैं। देयर इज नथिंग आर्बिट्रेरी और हैपहैजार्ड अबाउट दिस चेंज। और प्रकृति के इस परिवर्तन में कुछ भी स्वच्छंदता नहीं है, आर्बिट्रेरी स्वच्छंदता नहीं है, हैपहैजार्ड कुछ भी अव्यवस्था नहीं है। सारे जो चेंजेस हैं बड़े स्मूथली हो रहे हैं, कुछ भी उसमें हैपहैजार्ड नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है, बट सिंपली एन इंक्रीज इन सर्टेन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स विद द टाइम। बल्कि साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ साथ कुछ भौतिक चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे गति कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। दिस हैज़ इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक परिणाम हैं। इफ ट्रू, इट रूल्स आउट एनी थियरीज ऑफ अ साइक्लिकल और रिकरेंट यूनिवर्स। यदि ये बात सत्य है तो साइकिल होता है एक मतलब यूनिवर्स बना फिर समाप्त हुआ, फिर बना फिर समाप्त हुआ, तो रिकरेंट यूनिवर्स, साइक्लिकल और रिकरेंट यूनिवर्स की जो थियरी है, अवधारणा है, वो तो समाप्त ही हो जाएगी। रूल आउट माने समाप्त होना। एट अ सफिशिएंटली अर्ली डेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सो डिफरेंट। एट अ सफिशिएंटली अर्ली डेट यानी पर्याप्त समय पहले, काफ़ी समय पहले, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण, वर सो डिफरेंट, इतने भिन्न थे, एंड इन पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेसेस सो स्लगिश, और विशेष रूप से जो रासायनिक प्रक्रियाएं थीं, केमिकल प्रोसेसेस, रासायनिक प्रक्रियाएं, सो स्लगिश, इतनी धीमी थीं, दैट लाइफ मस्ट हैव बीन इम्पॉसिबल, कि जीवन असंभव था। एंड और टू बी एक्यूरेट, और अगर हम ज़्यादा सटीकता से कहना चाहें तो मेटेरियल सिस्टम्स सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट हैव लिव्ड। वर्तमान में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्तमान में जो जीवन अस्तित्व में हैं, जो जीवधारी अस्तित्व में हैं, वो जो मेटेरियल सिस्टम है, वो जो भौतिक तंत्र है, सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जो इस वक्त अस्तित्व में हैं, उसके जैसा भौतिक तंत्र कुड नॉट हैव लिव्ड, वो जीवित रह ही नहीं सकता था उन परिस्थितियों में। दस वी कैन सी, इस प्रकार हम देख सकते हैं, वाई इवन इफ द यूनिवर्स हैड नो बिगिनिंग, यदि यूनिवर्स का कोई प्रारंभ नहीं भी है, यदि ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ नहीं भी है, तो भी लाइफ हैज नॉट गॉट वेरी फार येट, जीवन को प्रारंभ हुए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। And in the far future, life will also be impossible for beings constituted like ourselves. और भविष्य में life will also be impossible, जीवन असंभव होगा, for beings constituted like ourselves, हमारी तरह बने हुए जीवों के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए पहले भी लाइफ असंभव था और आगे भी असंभव होगा। दो इट मे बी, यद्यपि ऐसा हो सकता है, दैट आर डिसेंडेंट्स, कि हमारे वंशज, हमारी आने वाली पीढ़ियां कुड कीप अप विद द चेंजेस, जो परिवर्तनों के साथ अपना सामंजस्य बिठा लें। हम जैसे हैं हम नहीं बिठा पाएंगे, लेकिन हो सकता है हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा लें। इन द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों में, नियमों के साथ, बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल इवोल्यूशन, या तो उनमें प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाएं, या फिर वो आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से ऐसा कुछ इवॉल्व कर लें, कुछ ऐसा विकसित कर लें कि वो आने वाली परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा लें।
वंस अगेन, एक बार पुनः, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट मिलनेस थियरीज, के मिलने के सिद्धांत, इवन इफ दे आर पार्शियली करेक्ट, यदि वो आंशिक रूप से भी सही हैं, विल टर्न आउट टू बी टू सिंपल, बहुत सरल साबित होंगे, फॉर द इमेंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड, वास्तविक जीवन की जो जटिलताएं हैं उनके सामने, वास्तविक जीवन बहुत जटिल है, उसके सामने मिलने के सिद्धांत बहुत सरल साबित होंगे। बट दे गिव अस एट लीस्ट एन इंक्लिंग, लेकिन ये सिद्धांत हमें कम से कम एक इंक्लिंग, संकेत देते हैं, ऑफ हाउ पोस्टेरिटी विल थिंक ऑफ नेचुरल लॉज, के किस प्रकार, पोस्टेरिटी माने हमारी आने वाली पीढ़ियां, विल थिंक, सोचेंगी, ऑफ नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियमों के बारे में, so far from being laid down by the arbitrary word of a creator, क्रिएटर बनाने वाला, यानी बनाने वाला इस शब्द को मानने से कहीं ज्यादा, they may prove to be a system as intimately and rationally knit together as the propositions of geometry, and yet changing and evolving with time like the forms of plants and animals. तो so far from being laid down by the arbitrary word of a creator, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अभी तो हम ये मानते हैं कि एक क्रिएटर है, एक निर्माता है इस ब्रह्मांड का जिसने बनाया है, तो आगे ये न माना जाए बल्कि ये साबित कर दिया जाए, दे में प्रूफ, ये साबित हो सकता है, टू बी अ सिस्टम एज इंटीमेटली एंड रैशनली निट टुगेदर, कि एक तंत्र है जो बहुत तार्किक रूप से, बहुत घनिष्ठ रूप से, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से, रैशनली तार्किक रूप से, निट टुगेदर आपस में जुड़ा हुआ है, एक तंत्र आपस में जुड़ा हुआ है, एज द प्रपोजिशंस ऑफ ज्योमेट्री, जैसे कि रेखा गणित के सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं, एंड यट चेंजिंग, लेकिन वो तंत्र बदल रहा है, एंड इवॉल्विंग विद टाइम, और समय के साथ विकसित हो रहा है, लाइक द फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पौधों के और जानवरों के आकार, उनके प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं, रोज नए नए प्रकार के पौधे पैदा हो रहे हैं, नए नए प्रकार के जानवर पैदा हो रहे हैं, कुछ विलुप्त हो रहे हैं, कुछ नए पैदा हो रहे हैं, तो आगे ये साबित हो सकता है। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।